ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपके फ्रंट्स, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन से रिलेटेड जो टॉपिक है ना, उसी में कुछ बेसिक क्वेश्चन है और देख लेते हैं इसको। चलो, पहला क्वेश्चन है, द डायमीटर्स ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स आर, शीतोष्ण चक्रवातों का व्यास जो है सो क्या होता है? इट इज इक्वल टू दोज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, या फिर समटाइम्स बिगर एंड समटाइम्स स्मॉलर देन दोज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बिगर देन दोज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, या फिर स्मॉलर देन दोज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्या होगा पहले का राइट आंसर? टेम्परेट साइक्लोन की बात की जा रही है, टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, बताओ क्या होगा। कभी छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। बेसिकली बिगर होता है। ठीक है, जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ना, ये जनरली नहीं, इसमें एयर मास जो है काफी एक्सटेंसिव एयर मास हो जाता है इसमें टेम्परेट साइक्लोन में। तो देखो ना, टेम्परेट साइक्लोन कहाँ पे, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एग्जांपल ले लो। मेडिटेरियन में ओरिजिन होता है, फिर आगे ट्रेवल करते करते इंडिया में पहुंचता है, और वो भी फिर इंडिया के इवन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से एंटर करते करते बिहार तक पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा कभी सुने हो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उड़ीसा कोस्ट से स्टार्ट हो और न्यू दिल्ली तक चला जाए? है ना, नहीं होता है। तो जो टेम्परेट साइक्लोन जो होता है वो काफी एक्सटेंसिव होता है, क्योंकि उसमें है सो दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास के वजह से है सो फॉर्मेशन होता है। इस वजह से जनरली इसका जो डायमीटर है, इट इज बिगर देन द ट्रॉपिकल साइक्लोन। समझ में गया? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से जो है बड़ा होता है। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स जो है ना, बेसिकली अगर उसका आप देखो टोटल ड्यूरेशन जो है ना, वो भी ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन। दोनों टाइप ऑफ साइक्लोन है, लेकिन दोनों का फॉर्मेशन ओरिजिन का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है, एकदम, है ना, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। ठीक है, आगे समझा देंगे। सडन फॉल ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर इंडिकेट्स, है ना, स्टॉर्मी वेदर हो जाएगा। क्यों? बैरोमीटर में बुध का अचानक गिरना, देख रहे हो? गूगल ट्रांसलेट। पारा का गिरना होगा ना, मरकरी। ये मरकरी को है सो प्लेनेट। हाँ, यूपीएससी में पहले ऐसा होता था एक दो बार, बट अब थोड़ा सा वो लोग ध्यान रखने लगा है। जब उस पर क्रिटिसिज्म हुआ ना कि भाई आप लोग बिना देखे जो है गूगल ट्रांसलेट कर दे रहे हैं तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो सही बात है भाई। आप सीसेट का पेपर में, सीसेट में जो है कॉम्प्रिहेंशन में, अगर आप ऐसा कुछ ट्रांसलेशन उल्टा पुल्टा कर दोगे तो पूरा पैसेज का मतलब ही बदल जाएगा। है ना, पहले हुआ है ऐसा। है ना, तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे थे उनके लिए काफी समस्या का भी ये है सो इशू हो गया था, एक दो बार हुआ ऐसा। खैर, वो जो है हर जगह इररेस्पॉन्सिबल लोग हैं सो भरे पड़े हैं, है ना, उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी यूपीएससी में इस तरीके से, मतलब रेयर ऐसा सिचुएशन होता है। फिर भी जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज जो भी एग्जाम लेती है उसमें सबसे फेयर, सबसे ठीक वही है ना। बाकी जगह तो फिर क्या ही होता है, पता है। ठीक, चलो, ये बेसिकली क्या है कि एसएससी, क्या बोलते हैं, एसएससी, एसएससी का एग्जाम में तो अभी जब से ऑनलाइन ये सब हुआ है तो ठीक है, पहले पेपर में, बट उसमें भी जो है मतलब रहता है। देखो, एक ही बताते हैं, जो एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है ना, उसमें उतना फ्रॉड होता है। मैंने इसी को समझ, जो एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है वो उतना फ्रॉड हो रहा है। जो कंप्यूटर सेंटर वाले जो होते हैं ना, वही मैनेज करके बैठ जाते हैं। ठीक है, जितना एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है वो और धांधली काट रहा है, और लोग उसका लाइसेंस भी इसी वजह से लेते हैं। ऑनलाइन सेंटर 50 कंप्यूटर लगा के ऑनलाइन सेंटर का एग्जाम का जो लेते हैं ना, इसी वजह से लेते हैं। किसको मतलब है 100 कंप्यूटर लगा के एग्जाम कंडक्ट करवाना? वो पता है कि जुगाड़ तिकड़मबाजी के लिए लोग आएंगे, पैसा करेंगे, इसीलिए ही करते हैं मेल, है ना। ये नेक्सस रहता है, नेक्सस एग्जाम माफिया का और बाकी सारा चीज का। हालांकि सच ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी यही है। अभी देखो ना, इसका जो एग्जाम का पेपर नीट का जो है, मतलब सोचो कितना बड़ा फ्रॉड हुआ, है ना, कि भाई इंडिया का सबसे, इंडिया का टॉप लेवल का मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, उसी का पेपर जो है तुम बंटवा दिए, है ना। तो जब उस लेवल पे हो रहा है तो ये सब टुटपुजिया एग्जाम में सोचो फिर क्या होता होगा,
है ना, जिसका कोई ना पूछने वाला है ना। तो एग्जाम आज के समय जो है, एक तो ठीक है एग्जाम सीट कम है, डिफिकल्ट है, पेपर जो है टफ है, वो अलग मैटर है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि फेयर एग्जाम जो है वही सबसे बड़ा चैलेंज है, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, इसका आंसर बताओ। Which of the following would you generally associate with tornadoes? गल्फ ऑफ मैक्सिको, चाइना सी, इंडियन ओशन, यूएसए। हाँ बेसिकली यूएसए होगा। हाँ कौन सा? जरूरी नहीं है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास से बेसिकली हरिकेन्स ये सब आता है ना। टोर्नेडोज बेसिकली जमीन पे जो मिसिसिपी का प्लेन्स ये सब जो एरिया हो जाता है ना, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका का जो सेंट्रल पार्ट हो गया, प्लेन्स का जो एरिया हो गया, कोस्टल से फिर से इंटीरियर्स ऑफ द प्लेन्स है ना, वहां पे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, ये टोर्नेडो एली का जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द यूएसए इज नोन एज टोर्नेडो एली? मिसिसिपी प्लेन्स, ठीक है। क्या क्या? देखो टोर्नेडो बेसिकली क्या है, व्हाट इज टोर्नेडो? टोर्नेडो और हरिकेन क्या दोनों सेम है क्या? नहीं, हरिकेन और टोर्नेडो अलग है सर। क्या है हरिकेन? क्या है? हरिकेन भी तूफान है और अलग अलग। और ये टोर्नेडो जो है कैरेबियन आइलैंड, दोनों को ज्योग्राफी के हिसाब से बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोर्नेडो एंड द हरिकेन? दोनों साइक्लोनिक जो है सर्कुलेशन है, बट दोनों को अलग अलग क्यों बोलेंगे? वाई? अगर दोनों में कुछ सिमिलरिटी, अगर सेम ही रहता तो एक ही नाम रखते ना, अलग अलग क्यों बोलते हैं? सम्राट, यूएसए, ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो हरिकेन है ना, हरिकेन जो है बेसिकली ये क्या है, इट इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसको यूएसए में हरिकेन बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में इसको सिंपल साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, टाइफून जो है सो चाइना सी में, जापान के पास में टाइफून बोलते हैं। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि बड़े स्केल पे आता है उसको हरिकेन बोला जाता है यूएसए के कोस्ट में, ठीक है। टोर्नेडो बेसिकली क्या है, इसमें भी जो है सो एयर जो है सो ऊपर की ओर है सो, है ना, ऐसे रोटेट करते हुए ऊपर की ओर है सो राइज करता है, बट देयर कैन बी मल्टीपल टोर्नेडोज एसोसिएटेड इन ए सिंगल हरिकेन। समझ में आ गया? ठीक है, एक हरिकेन में ऐसे कई सारे टोर्नेडोज जो है सो, है ना, पाए हो सकते हैं। तो टोर्नेडो बेसिकली कई बार क्या होता है कि लोकल रीजनल फैक्टर्स के वजह से भी टोर्नेडोज का फॉर्मेशन हो जाता है ना। लेकिन एक हरिकेन में अगर आप देखो, या फिर इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, उसमें भी ऐसे कई सारे टोर्नेडोज का फॉर्मेशन साथ में है सो हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ टोर्नेडोज। हाँ, फुजीता स्केल है सो यूज करते हैं, है ना। टोर्नेडोज का इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग फुजीता स्केल को है सो मेजर यूज करते हैं। मर्कली स्केल क्या है? रिक्टर स्केल क्या है? साफिर सैम्पसन स्केल। रिक्टर स्केल जो है सो, है ना, अर्थक्वेक से है, ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटीज के लिए, अर्थक्वेक के लिए। और मर्कली स्केल ये किससे है? मर्कली स्केल किसका है? दोनों भूकंप का है। देखो रिक्टर स्केल बेसिकली क्या दिखाएगा ना कि मैग्नीट्यूड दिखाता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तीव्रता, ठीक है। और ये है सो इंटेंसिटी। दोनों में क्या फर्क है? हाँ, अगर कहीं पे भूकंप आता है उसके बाद उससे कितना डैमेज हुआ, है ना, कितना जान माल का क्षति हुआ, वो मर्कली स्केल है सो, है ना, शो करेगा। और रिक्टर स्केल बेसिकली क्या है, तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, है ना, मैग्नीट्यूड कितना रिलीज हुआ, वो रिक्टर स्केल। और साफिर सैम्पसन स्केल ये हरिकेन बेसिकली साइक्लोन में जो विंड्स का जो स्पीड होता है ना,
उसको मेजर करते हैं साफिर सैमसन स्केल से, ठीक है। टोर्नेडोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन कैरेबियन सी, चाइना सी, अरेबियन, अरे तो दोनों में अरेबियन है ना, ए है, ये दोनों एक ही ऑप्शन दे दिया है, कैरेबियन सी है बेसिकली, ठीक है। क्या हो गया इसमें? अच्छा अभी जो है, अच्छा उसमें ये क्या था, एयर इंडिया का फ्लाइट नहीं जा पाया, क्या वजह था? इसी वजह से, तो उसके ऊपर क्या फिर इंक्वायरी चल रहा है कि एयर इंडिया क्यों नहीं गया, वो क्यों नहीं गया, अभी कल का न्यूज में आ रहा था, है ना, देखे हो? नहीं वो वाला न्यूज हम फॉलो हालांकि नहीं किए, लेकिन एक था कि एयर इंडिया जो है फ्लाइट नहीं लाने गया, तो उसके ऊपर कुछ इंक्वायरी रिपोर्ट मांगा गया है डीजीसीए से, कि कुछ तो ऐसा न्यूज आ रहा था कल परसों, देखना ना वो। Which of the following areas is more susceptible to the typhoon cyclone? Typhoon, ऑस्ट्रेलिया, चाइना सी, टाइफून जो है सो ऑस्ट्रेलिया में आएगा, चाइना सी में आएगा ना, चाइना सी में जापान के पास में टाइफून आएगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या आएगा, विली विली आएगा। ये सब मतलब एमसीक्यू में कई बार पूछता है ये सब। एशिया में क्या आएगा, इसको सिंपल साइक्लोन बोलेंगे, और अमेरिका में हरिकेन, हरिकेन है ना, टोर्नेडो, ये सभी जो है सो यूएसए के पास में बोलते हैं। Which of the following scales is used to measure the damage of a hurricane? है ना, अभी जस्ट बताए साफिर सैमसन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। As a result of global warming, the frequency and severity of which of the following are increasing? Cyclones only, storms only, hurricanes only, all of these? क्या होगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि सब तो साइक्लोन हरिकेन सब एक ही चीज है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 10वें का आंसर बताओ। इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न, इसका देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं, पढ़ो और आंसर करो, तो ऊपर कर देते हैं एक बटू। ठीक है बताओ तो। In the South Atlantic and Southeastern Pacific regions in tropical latitude, cyclone does not originate. What is the reason? कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में, दक्षिण अटलांटिक में, साउथ अटलांटिक में और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, इसका क्या कारण है? सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर्स, कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक, एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन्स। बताओ। सम्राट जो है 10वें का क्या आंसर होगा जी? सम्राट बोल रहा है 10वें का बी, 10वें का बी, यानी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर्स। एब्सेंस ऑफ लैंड इज दोज रीजन्स, 10वें का डी। बाकी लोग क्या होगा? ए बी सी डी, सी सरफेस टेम्परेचर, इंटर आईटीसीजेड, कोरियोलिस फोर्स, या फिर सही आंसर बताओ क्या है इसका आंसर? कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक। In the South Atlantic and Southeastern Pacific regions in tropical latitudes, देखो साउथ अटलांटिक लिख दिया है, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक लिख दिया है, तो ये ट्रॉपिकल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना, ये गलत है, ये ट्रॉपिकल नहीं होना चाहिए। नहीं, ट्रॉपिकल को हटाओ, ट्रॉपिकल को हटाओ, ट्रॉपिकल को हटाओ। एब्सेंस ऑफ लैंड, ए इसका राइट आंसर हो। ठीक है। आईटीसीजेड सेल्डम अकर्स, तो वैसे भी आईटीसीजेड पे तो इक्वेटर के पास में वैसे भी साइक्लोन नहीं होता है ना। कोरियोलिस फोर्स जो है सो इक्वेटर के पास में वीक होता है, साउथ अटलांटिक में वीक नहीं होगा, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ लैंड इज दोज रीजंस, तो आपको मालूम है कि जो ट्रॉपिकल किसमें, हाँ, तो इसलिए तो बोले कि ये फैक्टर नहीं होगा, है ना, ये दोनों नहीं होगा। तो वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। एब्सेंस ऑफ लैंड इज दोज रीजंस, तो ये तो
फेवरेबल कंडीशन है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन को करने के लिए। तो जहाँ पे लैंड, जहाँ पे ओशंस होते हैं वहीं पे तो आपका फॉर्मेशन होता है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन का। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन होने के लिए क्या सभी रीजन्स का है सो रिक्वायरमेंट होता है, ध्यान तो इसको याद कर लो, ठीक है। अगर कहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा, है ना, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, व्हाट आर द कंडीशंस, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है वार्म वाटर, ठीक है, वार्म वाटर होना चाहिए। क्यों? जब वार्म वाटर होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, और जब इवेपोरेशन होगा तो वाटर वेपर है सो प्रेजेंट होगा, और वाटर वेपर जब प्रेजेंट होगा तो कंडेंसेशन जो है उसकी वजह से लेटेंट हीट है सो प्रोवाइड करेगा। लेटेंट हीट प्रोवाइड करते रहता है किसको? राइजिंग एयर को। इसी वजह से साइक्लोन्स को है सो एनर्जी मिलता है। साइक्लोन को एनर्जी कहाँ से मिलेगा, है ना? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, है ना, संघनन जो है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से जो है साइक्लोन को एनर्जी मिलता है, ठीक। साइक्लोन गेट्स एनर्जी। दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जो कि नेसेसरी है, कोरियोलिस फोर्स का होना जरूरी है। कोरियोलिस फोर्स का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके वजह से जो है ना, सर्कुलर मोशन है सो स्टार्ट होगा साइक्लोन्स में, है ना। तो इक्वेटर पे चूंकि कोरियोलिस फोर्स जो है सो मिनिमम 0 होता है और पोल पे मैक्सिमम होता है, इस वजह से इक्वेटर के आसपास आपको है सो ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तीसरा अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए। अपर एयर डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि सपोज नीचे से हवा जो है ऐसे आकर के सेंटर पे मिल रहा है, फिर ऐसे राइज कर रहा है साइक्लोन में, तो ऊपर से फैलाव होना चाहिए हवा का ऐसे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अपर एयर डाइवर्जेंस। तो जहां पे अपर एयर डाइवर्जेंस होगा उसके नीचे में फेवरेबल कंडीशन हो जाता है आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन होने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए विंड शेयर है सो लो होना चाहिए। विंड शेयर शुड बी लो। विंड शेयर शुड बी लो, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, कोरियोलिस फोर्स जो है सो चाहिए होता है। जितना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स रहेगा उतना ज्यादा है सो इसमें डेविएशन होगा, उतना ज्यादा चक्रवात है सो बनेगा, है ना। तो कोरियोलिस फोर्स के नहीं होने की वजह से साइक्लोन नहीं बनेगा। जैसा कि इक्वेटर पे लिख लो, वहां पे द एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन द इक्वेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द इक्वेटोरियल रीजन्स। समझ में आ गया, है ना। ये हो गया अपर एयर डाइवर्जेंस हो गया, विंड शेयर शुड बी लो, है ना। ये सभी है सो कुछ फैक्टर्स जो है सो, है ना, रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो देखो इसमें क्वेश्चन में वापस आओ, पूछ रहा है, बोल रहा है साउथ अटलांटिक का बात कर रहा है ना। तो सपोज कि अगर आप मैप देखो, है ना, इधर जो है ना, ऐसे कुछ यूएसए है, ठीक है, यूएसए है, नीचे जो है आपका जो है सो, है ना, दक्षिणी अमेरिका है ना। साउथ अटलांटिक का बात किया जा रहा है, ये इक्वेटोरियल रीजन हो जाएगा, यानी कि यहाँ का बात किया जा रहा है साउथ अटलांटिक का। तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर जो है वार्म वाटर से रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ठंडा रहेगा, टेम्परेट रहेगा, सब ट्रॉपिकल से भी नीचे चला जाएगा। इस वजह से यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर है सो लो है, इसलिए साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 11वें का राइट आंसर, थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं इसको। Consider the following statements. Moving away from the sea, force of tropical cyclone decreases. Tropical cyclones gets its energy from release of latent heat on account of condensation of moisture that wind gathers after moving over the ocean, which decreases as it moves away from the sea. बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ए होगा ना, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट वही जो अभी जस्ट डिस्कस किए, इसको ऐसे समझ लो कि सपोज कि इंडिया का ही बात कर लेते हैं। इंडिया के कौन से कोस्ट पे है सो ज्यादा आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन? मतलब कि ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा आता है ना, क्योंकि इसके पीछे मेन रीजन है कि बे ऑफ बंगाल जो है सो वार्मर भी है आपके
इसके कंपैरिजन में। हाँ, तो यहाँ पे सपोज कि कोई साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और ये सपोज कि आगे की ओर मूव करता है, ठीक, आगे की ओर बढ़ेगा, तो जैसे जैसे कोस्टल एरियाज में पहुंचेगा इसको क्या बोलते हैं, लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये आगे की ओर मूव करेगा इसका साइज है सो छोटा होता चला जाएगा, इसका इंपैक्ट भी कम होता चला जाएगा। क्यों, क्या वजह है, the size and the impact of the tropical cyclone once it gets on land is reduced. What is the reason? इसके पीछे का ये है कि ये बाबू साहेब को जो है एनर्जी कहां से मिलता था, हाँ, यहाँ पे ओशन है, ओशन वाटर गर्म है, गर्म होने की वजह से काफी सारा इसमें है सो वाटर वेपर जा रहा था, वाटर वेपर क्या करता था, ठंडा होता था तो अपना हीट है सो इसको हवा को दे देता था, ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लैंड पे पहुंचेगा तो पानी तो खत्म हो गया, यहाँ पे ओशन वाटर खत्म हो गया, तो इसकी वजह से इसका जो फ्यूल था, फ्यूल जो है सो खत्म हो जाएगा, है ना, फ्यूल ओवर। तो भाई जब फ्यूल ओवर हो गया तो कितना ही दूर आगे जाके ये जो है सो आगे ट्रेवल करेगा। दूसरा फैक्टर क्या है कि आपको मालूम है कि जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचता है तो कहीं पे पेड़ पौधा मिल जाएगा, कहीं पे है ना बिल्डिंग एंटीना मिल जाएगा, कहीं पे जियो का टावर मिल जाएगा, है ना, तो कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन जब बढ़ता जाएगा, हाँ, फ्रिक्शन की वजह से, तो वो भी एक रीजन होता है, वो भी एक वजह है जिसकी वजह से साइक्लोन्स का है सो इंटेंसिटी ड्रॉप होता चला जाएगा, है ना, लेकिन जो मेन है वो है कट ऑफ द वाटर सप्लाई, है ना, वाटर सप्लाई का कट ऑफ हो जाना इज द मेन रीजन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो, इस वजह से ए इसका है सो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलो इसका बताओ, द सरफेस विंड्स स्पाइरल इनवर्ड्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, एयर डिसेंड्स एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। चलो सम्राट आंसर बताओ, 12वीं का, ऑफलाइन क्लास में नहीं आकर के ऑनलाइन क्लास कर रहे हो आज? बताओ तो क्या होगा इसका राइट आंसर। सर्सन में क्या बोल रहे हैं, द सरफेस विंड्स स्पाइरल इनवर्ड्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, एयर डिसेंड्स एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, बताइए। ए होगा या फिर सी होगा, सोच के बताओ। ठीक है, असर्शन सही है। चलो ये तो खैर कॉमन है कि भाई साइक्लोन में अंदर की तरफ हवा आएगा, तो ये तो कॉमन है। बाकी रीजन बताओ कि रीजन सम्राट बताओ, 12वें का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके बताओ क्या होगा। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोगों का कहना है सी। वंस अगेन आपके पास ये मौका है कि आप चाहें तो अपने आंसर को है सो बदल सकते हैं, बताओ क्या होगा, ए होगा या फिर सी होगा। देखो बी में बी को छोड़ दो, और ये तो गलत ही है क्योंकि ए तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डी तो गलत ही है। तो मेन कंफ्यूजन ए और सी के बीच में है। तो एग्जाम में आप क्या करके आते, किस पे गोला घेरते फाइनली। सम्राट बोल रहा है 12 का सी, तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अच्छा ठीक है, बाकी लोग बताओ, मुस्कुरा रहे बैठ के खाली। सी 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 ए ए, अच्छा क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी कर दो ना सर। कौन सा आप नंबर काट लोगे मेरा, है ना। ठीक है, और बाकी लोग ए सी, सिर्फ एक उन्हीं ने सही जवाब दिया है, और तुम्हारा तो खैर हम कैंसिल कर रहे हैं, है ना। हाँ मतलब ए भी ठीक है सर, सी भी ले लो, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सही लगे, है ना। ए इसका है सर राइट आंसर है।
बता देते हैं। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन का एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो उसका मतलब, बोले थे पढ़ो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर एनसीईआरटी में ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायग्राम भी देख लोगे तो वहां भी बताया हुआ है आई पे हवा ऊपर से नीचे की ओर डिसेंड करता है। तो जब वहां पे है ये चीज तो फिर कैसे कंफ्यूजन होता है, फिर समझ लो इसको। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हजारों बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। जनरली अगर कभी कुछ जनरल स्टेटमेंट साइक्लोन के बारे में समझ लो, है ना, खास करके ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स याद कर लो, इससे एग्जाम में पीटी में आपके जो है मेंस में हाँ ऑप्शनल का तो खैर फेवरेट है ना, वो तो फेवरेट है ऑप्शनल में। ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली अगर आप देखो कुछ जनरल पॉइंट्स, जैसे कि सबसे पहला तो कि ये है सो लो प्रेशर सिस्टम है, ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम है, ठीक। अगर इसका देखो कि इसमें विंड्स का है सो रोटेशन किस तरीके से होता है, तो ये ANC कोड याद रखो, ANC कोड, ठीक। कि अगर सी से साइक्लोन एन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो उसका जो विंड्स का रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक। कई बार यही सवाल सीधा पूछेगा एग्जाम में। अगर ये एंटी साइक्लोन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो साइक्लोन क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होगा। समझ में आ गया, इसको याद रखो, इससे कई बार काम कर जाएगा ये। ANC कोड याद है, सी से साइक्लोन, एन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ए से एंटी क्लॉकवाइज विंड्स का स्पीड होगा। फिर वापस ए से एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज रोटेशन, समझ में आ गया। और इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए। हाँ, अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में करना हो साइक्लोन साउदर्न तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इतना ये मत याद करो, ये किसमें देखो एक बार ए का मतलब होता है एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा होता है एंटी साइक्लोन, समझ में आ गया। फिर जो सी है, सी का मतलब होगा साइक्लोन और क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब इधर साइक्लोन लोगे तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लो, जब इधर क्लॉकवाइज लोगे मतलब तो इधर एंटी साइक्लोन, समझ में आ गया। ये हो गया इसके बारे में। तीसरा, किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट होता है वो आई वॉल होता है, आई वॉल होता है, समझ में आ गया। आई वॉल जो कि साइक्लोन के सेंटर से जो बाहर का जो एरिया है ना वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है ना। कभी भी एग्जाम में अगर पूछे कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द साइक्लोन, अगर आई लिख दे तो आई नहीं होगा, आई पे कामनेस होता है, ठीक है, आई पे थोड़ा सा शांति होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, आई पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, बता देते हैं। देखो इसको समझो कि सपोज कि ऐसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है सो हो रहा है, ठीक है, हवा जो है सो टुवर्ड्स सेंटर की ओर है सो पहुंच रहा है, लेकिन सबसे बीच का जो पार्ट है ना जिसको आई कहते हैं, आई, बिल्कुल आई पे हवा आके नहीं मिलता है, इसी को समझो। आई से थोड़ा सा पहले से हवा है सो राइज करता है, समझ में आ गया। तो आई के बाहर का जो एरिया है, जो आई वॉल है ना, एक मिनट सुन लो पहले क्लियर कट। आई से जस्ट बाहर का जो एरिया है जिसको क्या कहते हैं, आई वॉल कहते हैं। आई वॉल पे क्या होगा, सबसे ज्यादा विंड्स का है सो स्पीड होगा, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल भी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन, ऐसे कई सारे जो है वर्टिकल अपड्राफ्ट यहाँ पे होते रहता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द रेन बैंड्स, है ना, रेन बैंड्स इसको कहते हैं, है ना। तो अगर कभी पूछे कि रेन बैंड्स किसी साइक्लोन का है तो किसका हिस्सा होता है, तो आई वॉल का हिस्सा होता है, समझ में आ गया। आई पे क्या होता है कि चूंकि अब हवा ऊपर की ओर ऐसे जो है सो दोनों तरफ फैलेगा, तो यहाँ पे चूंकि है ना कुछ पार्ट जो है सो ऊपर का जो हवा है वो नीचे की ओर सिंक कर जाता है, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट याद रख लो, एग्जाम में कई बार पूछेगा, जरूर पूछता है कि जो आई है, आई ऑफ द साइक्लोन, यहाँ पे एयर का सिंकिंग होता है, एयर सिंक करता है,
तो जब एयर सिंक करेगा तो जाहिर सा बात है कि थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो आई का जो बिल्कुल जो कोर आई का जो टेम्परेचर होगा ना, वो अपने सराउंडिंग से थोड़ा सा वार्म होता है। समझ में आ गया? ठीक है, ये याद रखो। अगर पहले से कुछ भी पढ़े हो उसको भूल जाओ ना, उसको डिलीट मारो माइंड में। इसको याद रखो, आई ऑफ द साइक्लोन पे एयर जो है सो सिंक करेगा ऊपर से नीचे तक में, और थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आई पे जो कि सिंकिंग ऑफ एयर होगा, तो यहाँ पे वैसा रेनफॉल नहीं होगा। समझ में आ गया है ना? इसलिए याद रखना, इसी वजह से साइक्लोन का जो आई वॉल है, जिसपे बहुत ज्यादा जो है विंड्स ऊपर की ओर मूव करता है, वहां पे रेन बैंड्स काफी बनता है, उसमें थंडर होगा, लाइटनिंग होगा, खूब सारा रेनफॉल होगा। समझ में आ गया? सर तो ये जो रेन बैंड होता है वो ऊपर क्यों जाता है? मतलब टोर्नेडोज है ना? ऊपर से नीचे हाँ 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 हाँ। आई वॉल में ऐसे करके ऊपर से ऐसे नीचे सिंक करेगा, ऐसे है ना, ऐसे सिंक करेगा। एनसीईआरटी में इसका एक प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी वाले एनसीईआरटी में, है ना। उसको एक बार थोड़ा जाके देखोगे तो वो उतना क्लियर, उतना काफी है साइक्लोन के चीजों को समझने के लिए। उससे बाहर ज्यादा नहीं देखना। उसमें देखना कि आई पे ऊपर से हवा नीचे की ओर दिखाया गया है। ठीक है। और ये एग्जाम में आपसे कई बार ये कॉन्सेप्ट का सवाल पूछा जाता है, और यही सवाल यहाँ पे पूछ दिया गया, इस वजह से गलत हो गया लोगों का, कि एयर डिसेंड्स एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। एकदम सही स्टेटमेंट है। समझ में आ गया? जनरली ऐसा लोग को लगता नहीं है, लोग को लगता है कि सेंटर पे तो हवा ऊपर जाता होगा, है ना, ऐसा मन में बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आई पे हवा ऊपर से नीचे की ओर आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बताओ इसका क्या होगा? Consider the following statements. Jet streams occur in the northern hemisphere only. Only some cyclones develop an eye. The temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees Celsius lesser than that of the surroundings. Select the correct statements using the codes given below. 1 only, 2 and 3 only 2, या फिर 1 and 3। सम्राट बोल रहे हैं कि रोड पे क्लास देख रहे थे इसलिए गलत हो गया। कहीं नीचे में होगा। अरे बहुत अच्छा, रोड पे घूमते घूमते क्लास करो, फिर हम भी रोड पे घूमते घूमते पढ़ा देंगे कल से। वहीं से लाइव हो जाएंगे। चलो 13 का राइट आंसर बताओ क्या होगा? देखो देखो, वो नहीं, आपस में आप लोग डिस्कस करो और हमको आंसर बताओ, बाद में हम एनालिसिस करेंगे। सी, सी पे हो। बाकी लोग बताओ। सम्राट ने लिखा है कि टेम्परेचर विल बी वार्मर देन सराउंडिंग इन आई। क्या बात है। एक दोस्त के साथ गए थे, शादी का कपड़ा लेना था उसको। अरे तो दोस्त का शादी है, तुम कहाँ जा रहे हो उसको खरीदवाने के लिए यार? दोस्त का तो शादी हो जाएगा, अपना जीवन जो है सो आगे बढ़ेगा उसका, तुम ना अपना जीवन देखो आगे। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बताओ। 1 and 3 डी। अच्छा ये बताओ कि डी में अभी जस्ट बताए कि द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ ए साइक्लोन इज नियरली वार्मर देन द सराउंडिंग। यहाँ पे लिखा है 10 डिग्री लेसर देन द सराउंडिंग। 3 कैसे बोल रहे हो? 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। वार्म ना होगा। अभी तो जस्ट पीछे क्या बताया है, क्या लिखवाए हैं पीछे नोट में? देखो तो क्या लिखवाए हैं आई पे? वार्मर लिखवाए हैं। तो कैसे फिर सी पे डी पे क्लिक कर दिए? देखो, जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, गलत है। जेट स्ट्रीम्स बेसिकली क्या है, अगर आप अर्थ का ऐसे देखो, ये इक्वेटर है सपोज, तो दोनों हेमिस्फीयर मिला करके टोटल 4 ऐसे जेट स्ट्रीम्स हैं जो कि परमानेंट है।
बाकी लोकल जेट स्ट्रीम्स भी होते हैं, लेकिन 4 ऐसे जेट स्ट्रीम्स हैं। एक है ना पोलर जेट स्ट्रीम, एक है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, इसका डायरेक्शन कैसा होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सेम ऐसा ही सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक, और एक पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है। दोनों का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, पृथ्वी के ऊपर में अपर एटमॉस्फेयर में चारों तरफ है सो गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम्स आर द हाई स्पीड विंड्स इन द अपर ट्रोपोस्फेयर, इन द अपर ट्रोपोस्फेयर। जेट स्ट्रीम्स जो है सो किस तरह का विंड है, इसको कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स है। इट इज ए एग्जांपल ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है, जियोस्ट्रॉफिक winds are those winds in which the direction of the wind is parallel to the isobar। समझ में गया, जियोस्ट्रॉफिक winds लिख लो, कई बार एग्जाम में यही पूछ देगा कि व्हाट इज जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक winds are those winds which flow या फिर blow, बेसिकली फ्लो नहीं, blow parallel to the isobars, पैरेलल टू द आइसोबार्स। समझ में गया। दूसरा एक और पॉइंट आप लिख लो वहां पे, जहां पे जेट स्ट्रीम्स के बारे में लिख रहे हो, कि जेट स्ट्रीम्स जो है दे ऑल्सो शिफ्ट ड्यू टू द एपरेंट शिफ्ट ऑफ द सन। मॉनसून का क्लास याद करो जो कि सुबह इधर 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे, वहां पे मैंने क्या बताया था कि ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये विंटर में थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो इंडिया के मिडिल प्लेन पे से है सो क्रॉस कर जाता है हिमालय के नीचे से साउथ से। लेकिन जैसे जैसे सन जो है सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, पूरा पूरा प्रेशर बेल्ट ऊपर की ओर शिफ्ट करता है, तो ये जेट स्ट्रीम जो है सो हिमालय के नॉर्थ में चला जाता है, फिर उसका तिब्बत प्लेटू गर्म होता है, फिर एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, याद आ रहा होगा क्लास ये सब, है ना। चलो अगर यहाँ तक समझा दिए हैं तो ये भी बता ही देते हैं कि जेट स्ट्रीम फॉर्मेशन जो है सो कहाँ पर होता है, कौन से रीजन में होता है, चाहे तो डायग्राम बना लो, है ना। ये सभी चीज आपको कोई नहीं बताएगा, किसी क्लास में नहीं बताएगा, एनसीईआरटी भी नहीं बताएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ बाकी बच्चे अटेंडेंस क्यों कम हो रहे हैं क्लास में, क्या वजह है, क्या रीजन है, बारिश या कुछ और वजह है। कुछ लोग बोले कि सर हम लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम कब है, एग्जाम इसी 22 को, सीजीएल टीचर वाला है, अच्छा और उसके बाद और एग्जाम, तो एग्जाम चल ही रहा है, कंटिन्यू है एसएससी का या सीजीएल का तो नोटिफिकेशन है, अच्छा और एक एग्जाम ही है 8-9 सीजीएल टीचर वाला एसएससी का एग्जाम है यार, एडमिट करा गया सिलेक्ट का नोटिफिकेशन नहीं आया, इकाई सीएचएस वाला है तो एग्जाम सीएचएस का होगा एग्जाम, बहुत सारा फैक्टर है। हां अभी एग्जाम का पूरा है, हमको तो लग रहा है कि शायद टीचर लोग सही नहीं पढ़ा रहे, इस वजह से नहीं आ रहे बच्चे। नहीं वो रीजन नहीं है सर, ऐसा है क्या, और ऐसा है तो बता दो यार, हम लोग भी टाइम वेस्ट अपना ना करें यहाँ पे। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, क्या ये अंडा है, नहीं, हेडली सेल है, पेरल सेल है और पोलर सेल है। इसको थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, नहीं तो लगेगा कि ये अधूरा क्यों है, दोनों तरफ बढ़ा दो, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है ऐसे कुछ आपको ट्रोपोपॉज देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। ये जो है सो आपका ट्रोपोस्फेयर का जो है सो डायग्राम है। ट्रोपोस्फेयर का मतलब कि एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे वाला लेयर जिसमें हम लोग रहते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। ये है सो इक्वेटर के पास का रीजन है जहां पे हवा गर्म होकर ऊपर की ओर से राइज करेगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जिसको हम लोग ITCZ भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डोल्ड्रम्प भी बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। प्लस जब हवा ऊपर से राइज करके ठंडा होकर के फिर से नीचे सिंक करेगा तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा,
दोनों हेमिस्फेयर में। यहाँ पे भी हवा सिंक कर रहा है दोनों साइड से, तो नीचे में एक हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा एक लैटिट्यूड पे, है ना। बेसिकली कितना, तो 30 से 35 डिग्री, है ना, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ के पास में, और ये 30 से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास में जनरली। लेकिन ये पूरा का पूरा बेल्ट है सो सूरज के हिसाब से शिफ्ट होता रहेगा, है ना, है ना। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि सन स्टेशनरी है किसी एक पोजीशन पे, तब ऐसा है सो बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे सोलर जो है शिफ्टिंग होगा नॉर्दर्न से साउदर्न के बीच में, तो ये जो है सर, ये जो ITCZ है, कभी साउदर्न है इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, है ना, ये शिफ्ट होते रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो विंड्स का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से राइज करता है, ठीक है, इधर सिंक करता है, यहाँ पे सिंक करेगा। ये नॉर्थ पोल है जी, नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है ना, साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंड्स जो है सो ऊपर ऊपर की ओर राइज कर रहा है। कितना, तो 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड के अराउंड में, दोनों जगह पे, है ना। यहाँ पे भी देखो हवा ऐसे राइज कर रहा है ना, ऐसे राइज कर रहा है, इधर सिंक करेगा, है ना। तो ये हो जाएगा लो प्रेशर बेल्ट। कितना, तो 60 से 65 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक है, ये हो गया। और सबसे लास्ट में आखिरी में देखो, तो पोल पे चूंकि हवा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे का दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है ना। दिस इज कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। STHP हमने शॉर्ट में लिख दिया है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का ही दूसरा नाम क्या है, इसी को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी इसी को कहते हैं। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हॉर्स लैटिट्यूड पे जो है कौन सा लैटिट्यूड पे होगा, तो 30 से 35 डिग्री के राउंड में होगा। वहां पे प्रेशर कैसा होता है, तो हाई प्रेशर होता है। वहां पे एंटी साइक्लोन, हाँ ना, ये भी लिखो, एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज होंगी यहाँ पे। एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, जहां पर भी हवा ऊपर से नीचे की ओर सिंक करेगा एंटी साइक्लोन बनाएगा, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड हो जाएगा, है ना। ये होगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सॉरी 60 से 65 डिग्री नॉर्थ, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, है ना, दोनों जगह, उधर भी सब पोलर। ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट साउदर्न हेमिस्फीयर का, वो हो जाएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट साउदर्न हेमिस्फीयर का। ये हो जाएगा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगा कहाँ का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ठीक है। यहां तक क्लियर है। यहाँ पे विंड्स को भी देख लो, आइडेंटिफाई करवा देते हैं कौन सा विंड्स कहाँ पे है। देखो हवा हमेशा हाई से लो की ओर चलेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा हमेशा जाएगा। या फिर कोई भी फ्लूइड है जहाँ पे हाई प्रेशर, जैसे कि नल नोजल ऐसे, है ना, नल पे ऐसे करके रखते हो पाइप के ऊपर, तो पाइप के अंदर हाई प्रेशर है, जैसे ही हाथ हटाते हो बहुत तेजी से पानी आगे फेंकता है। उसी तरीके से जहाँ पे हाई प्रेशर होगा और जहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो हाई से लो की तरफ ऐसे विंड ऐसे चलेगा, है ना, इधर से इधर। इसी को कहेंगे ट्रेड विंड, कहेंगे, लिख लो ट्रेड विंड। ये क्या है, ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड, दोनों हेमिस्फीयर का व्यापारिक पवन, ठीक। फिर देखो यहां पर भी हाई प्रेशर से ये वाले लो प्रेशर की ओर विंड चलेगा, सरफेस पे इधर भी चलेगा। इसका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, इसलिए इसको वेस्टर्ली बोलते हैं, वेस्टर्ली इसको बोलते हैं, है ना। उधर भी वेस्टर्ली होगा। और फिर नॉर्थ पोल से, है ना, इधर की ओर हवा चलेगा, नॉर्थ पोल पे भी हाई प्रेशर है, यहाँ भी लो प्रेशर है, तो यहाँ से हाई से लो की ओर जाएगा, इसको ईस्टर्ली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरब से पश्चिम की ओर यह हवा चल रहा है ना, ईस्टर्ली बोलते हैं। तो यहाँ तक तो कहानी ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं, हेडलेस सेल बोलते हैं, हेडलेस सेल। सेल क्यों? क्योंकि आप देखिए तो ये पूरा का पूरा ऐसा सर्कल एक आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे हवा गर्म होकर ऊपर उठता है, फिर नीचे ठंडा होकर बैठेगा, फिर ट्रेड विंड्स इधर जाएगा, सर्कल, सर्कुलेशन होता है। इसको फेरल सेल बोलते हैं, फेरल सेल। और इसको क्या बोलते हैं, पोलर सेल, पोलर सेल इसको बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम्स जो होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं महानुभाव, जेट स्ट्रीम्स यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन इस वजह से होता है
कि देखो ये जो है सो ट्रॉपिकल रीजन का है सो सेल है ना, ये जो हेडली सेल है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है, ट्रॉपिकल रीजन का है। ये है सो सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन का है, और ये है सो पोलर रीजन का है। तो क्या यहाँ दोनों आपस में, तीनों में एक थर्मल कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलता है कि नहीं, है ना, थर्मल कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो जैसे ग्राउंड पे देखो कि जब दो डिफरेंट एयर मास अगर मिलता है तो कैसे उसके ऊपर है सो फ्रंट सीजर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेम वैसा ही ऊपर में क्या होगा कि जब अपोजिट एयर मास अपोजिट फीचर्स का जब मीट करता है, मीटिंग करेगा ऊपर में, इस वाले रीजन का एयर मास यहाँ के एयर से मिलेगा, तो ऊपर में क्या है, फ्रिक्शन बहुत कम है, नीचे में तो फ्रिक्शन भी ज्यादा है। तो उसके वजह से है ना, यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट, हाई प्रेशर लो प्रेशर ऐसा ग्रेडियंट जनरेट होता है, और यहाँ का जो एयर है उस पर एक फोर्स लगने लगता है। ठीक है, उस फोर्स की वजह से इसका विंड का जो स्पीड है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है, इस वजह से इसका स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, इसीलिए इसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। समझ में आ गया, है ना। तो देखो जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो जहां पे दोनों अपोजिट सेल है सो मीट कर रहा है। अब देखो एक पॉइंट बताते हैं, हाँ, मतलब कि जेट स्ट्रीम का बनने का रीजन ये है कि दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर सेल है सो मीट करेगा, है ना। एक का है सो टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, इसका प्रेशर कम होगा। किसी भी हवा का अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ट्रॉपिकल रीजन का अगर एयर रहेगा, तो जाहिर सा बात है कि उसके सब ट्रॉपिकल वाले से उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट है सो ऊपर में फॉर्मेशन होता है, और विंड्स के ऊपर है सो, है ना, एयर के ऊपर है सो स्पीड, एक फोर्स लगता है पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और उसकी वजह से जेट स्ट्रीम का है सो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जब सोलर जब माइग्रेशन होगा, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर के बीच में, तो क्या पूरा का पूरा बेल्ट है सो शिफ्ट करेगा कि नहीं, तो क्या जेट स्ट्रीम पे शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा, समझ में गया, यही चीज है, सब कुछ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये जो जेट स्ट्रीम है, ये ठंड के मौसम में, विंटर में, इंडिया के बीचों बीच जो गंगेटिक प्लेन्स है उसके ऊपर से ये जेट स्ट्रीम फ्लो करने लगता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे जून आएगा, गर्मी आएगा, तो ये पूरा का पूरा बेल्ट है सो इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये जो ITCZ है ये इंडिया के मिडिल पे आ जाता है, समझ में आ गया। तो ये ऐसे करके पूरा का पूरा है सो माइग्रेशन होते रहता है। ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल करता है। अच्छा, वो चीज बता देते हैं, देखो जेट स्ट्रीम जो है सो एक जियोस्ट्रॉफिक विंड होता है, हमने बताया आपको। देखो पहले है ना, दो चीज आपको समझाते हैं, एक बीच में ऐसे, ठीक, एक जो है सो ये जेट स्ट्रीम का कंडीशन इधर होगा। ठीक है, ये सरफेस पे नीचे में, जैसे कि यहाँ पे सरफेस पे जो भी विंड्स होगा, सपोज कि ये एक आइसोबार है ना, आइसोबार A और आइसोबार B। ठीक है, ये एक आइसोबार है A डैश और आइसोबार है B डैश। ठीक है, A डैश B डैश, ये जो है सो अपर एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होगा अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये है लोअर एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर में, हाँ, आइसोबार है A, आइसोबार है B। सपोज कि A जो है सो हाई प्रेशर का आइसोबार है और B जो है सो लो प्रेशर का आइसोबार है। ठीक है, A डैश जो है सो हाई प्रेशर का आइसोबार है और B डैश जो है सो लो प्रेशर का आइसोबार है। तो दो आइसोबार के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस है तो कौन सा फोर्स लगता है, PGF, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, है ना। उसी वजह से फ्लूइड्स के ऊपर है सो एक फोर्स लगेगा, फ्लूइड है सो आगे मूव करेगा। तो विंड जो है सो कैसा, उस विंड का जो है सो PGF का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे, है ना, PGF फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो सपोज कि यहाँ पे कोई एक हवा ऐसे है, तो इसको क्या फोर्स किधर की ओर लगेगा, आगे की ओर लगेगा। ठीक, लेकिन चूंकि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात करें तो इसमें कोरियोलिस फोर्स भी लगेगा। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जब लगेगा तो ये ऐसे मूव करना लगेगा अपने राइट वर्ड्स, है ना, डिफ्लेक्ट होने लगेगा, है ना, राइट वर्ड्स डिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो इसमें क्या होता है, सर हमेशा वो कोरियोलिस फोर्स राइट में ही होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट लगेगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है सो राइट वर्ड्स लगेगा। ठीक है,
लेकिन इस पे क्या है कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी लगते रहता है। तो फ्रिक्शन फोर्स विंड्स के स्पीड के अपोजिट लगता है, समझ में आ गया? हमेशा जिधर भी विंड्स का डायरेक्शन होगा उसका फ्रिक्शन है सो अपोजिट होने लगेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका जो पीजीएफ है ना, यहाँ पे भी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगा ऐसे, है ना। अपर एटमॉस्फेयर में क्या होगा कि यहाँ पे भी जो एयर है इसको आगे की ओर पुश किया जाएगा ऐसे, ठीक है, आगे की ओर ऐसा पुश किया जाएगा। कोरियोलिस फोर्स ऊपर में भी लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा बेंड होगा, थोड़ा सा और बेंड होगा, है ना। एक ऐसा टाइम आ जाएगा, एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि उसके ऊपर में, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो है नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं, इसका स्पीड है सो बढ़ता गया, इस विंड का स्पीड है सो बढ़ता गया। ग्राउंड पे क्या है कि यहाँ का जो विंड है फ्रिक्शन फोर्स लगता है उतना ज्यादा स्पीड है सो नहीं हो पाएगा, बट अपर एटमॉस्फेयर में क्या है कि सब जगह तो हवा ही हवा है, हवा में आपस में कितना फ्रिक्शन घर्षण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से उसका स्पीड है सो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कोरियोलिस फोर्स के, है ना, कोरियोलिस फोर्स के वजह से मूव करते करते बिल्कुल कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो विंड है ना, इसका जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स था, है ना, और इसके ऊपर जो कोरियोलिस फोर्स हमेशा किधर की ओर लगता है, टुवर्ड्स राइट, हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात कर रहे हैं। तो ये जो विंड जो है सब घूमते घूमते ऐसे दाहिने की ओर घूमेगा, ये तो समझ में आ रहा है। अब जब दाहिना घूम गया ऐसे, तो इस पे जो है सो कोरियोलिस फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, राइट वर्ड्स, सोचो, राइट वर्ड्स लगेगा। तो कोरियोलिस फोर्स और पीजीएफ फोर्स, क्या ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया? अगर फ्रिक्शन वहां पे नहीं था, इसके वजह से इसका विंड का वेलोसिटी बढ़ा। हमने क्या पढ़ा था कि जो एयर का जिसका वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उसका कोरियोलिस फोर्स भी ज्यादा होता है, बताए थे, याद आ रहा होगा। तो ये ऐसे मुड़ते 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 दाहिने कुछ इस तरीके से आया होगा, तो इसका जो कोरियोलिस फोर्स जो कि राइटवर्ड्स लगता है, और पीजीएफ तो हमेशा डायरेक्शन इधर की तरफ लगेगा, डाउन नहीं, मतलब ऊपर में, है ना, हाई से लो की तरफ रहेगा। तो कहने का मतलब है कि क्या कोरियोलिस फोर्स और पीजीएफ, अगर सपोज कि ऐसा सिचुएशन हो जाए कि दोनों का मैग्नीट्यूड अपोजिट और इक्वल हो जाए, हो सकता है ऐसा सिचुएशन, उसी में क्या होगा कि नाउ दिस विंड विल, है ना, कंटिन्यू टू ब्लो इन दिस डायरेक्शन ओनली। उसमें अब कोई भी उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन ग्राउंड पे ऐसा नहीं होगा। ग्राउंड पे अगर कोई विंड है ना, डिफ्लेक्ट होते होते कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन इसको ग्राउंड पे इतना ना फ्रिक्शन मिलता है कि कोरियोलिस फोर्स उतना ज्यादा बढ़ नहीं पाता है ना, वीक हो जाएगा। लेकिन हवा ऊपर में चल रहा है, फ्रिक्शन है ही नहीं, पेड़ पत्ती झाड़ी पहाड़ है ही नहीं ऊपर में। कॉन्टिनेंट्स के कारण क्या? जेट स्ट्रीम्स को मेंटेन करने का बहुत सारे रीजन है कि जैसे जो एयर पार्सल जो नीचे से, जैसे कि हमने हेडले सेल देखा, फेरल सेल देखा, क्या ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? तो नहीं, हेडले सेल में कहीं पे डेविएशन होगा, कहीं पे कुछ होगा, तो उसी हिसाब से आपके जो जेट स्ट्रीम्स है वो भी मेंटेन करते रहेगा, समझ में क्या। लेकिन मेरा पॉइंट है कि ये समझ में आया कि नहीं, कि देखो क्या यहाँ पे विंड का जो डायरेक्शन है, क्या ये आइसोबार के पैरेलल हो गया कि नहीं? इसी को कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। Geostrophic winds are those winds in which the direction of wind is parallel to the isobar. जबकि नॉर्मली विंड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, बट यहाँ पे घूमते घूमते कुछ इस तरीके से होगा। इसका दूसरा पॉइंट ये लिख लो कि जियोस्ट्रॉफिक विंड का पॉइंट लिख लो, है ना, कि these winds blow parallel to the isobar, blow parallel to the isobar, blow parallel to the isobar, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये लिख लो कि इन जियोस्ट्रॉफिक विंड्स द कोरियोलिस फोर्स एंड पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बैलेंस ईच अदर, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है जो है सो एब्सेंट था यहाँ पे। फ्रिक्शनल फोर्स इज एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, एब्सेंस लिख लो, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स,
ये चीज समझ में आया कि नहीं, कि कैसे घूमा, कैसे बैलेंस हो गया। और जियोस्ट्रोफिक विंड का परफेक्ट एग्जांपल है आपका जेट स्ट्रीम। समझ में आ गया? अच्छा, लिखना है। देखो यहां से डिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ, स्पीड भी बढ़ा क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दाहिने मुड़ेगा और इसका जो कोइलस फोर्स है बिल्कुल राइट वर्ड्स लगेगा, तो पीजीएफ के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, तो विंड उसी डायरेक्शन में सीधे ऐसे मूव करते चला जाएगा, है ना। उसी को जेट स्ट्रीम भी बोलेंगे, जो स्ट्रोफिक विंड का एग्जांपल है वो। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग जेट स्ट्रीम पे कहां से पहुंचे थे? हाँ, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होता है, तो गलत स्टेटमेंट है भाई। ठीक है, साउदर्न में भी होगा, दोनों में होगा। क्या पैरेलल, किसके पैरेलल? मतलब वैसा साउदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है हर एक चीज में, कह सकते हो, बट ये नहीं कि यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा जो कि स्टेटमेंट में लिखा है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ ए साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेस देन द, गलत स्टेटमेंट है ना। आई पे क्या होगा? सिंकिंग ऑफ एयर होगा, जब एयर सिंक करेगा गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा अपने सराउंडिंग से, है ना, तो गलत स्टेटमेंट है। तो सिर्फ 2 इसका है, सो राइट आंसर है। ज्योग्राफी जो है सो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते कि उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लो, क्योंकि इसमें रटने जाओगे तो इतना ज्यादा रटन हो जाएगा कि फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए समझ लो चीजों को कि क्या हो रहा है ना। उससे क्या होगा कि ऑप्शन को ठीक से आंसर पे पहुंच जाओगे, ऑप्शन को मतलब साइड करके, छाट करके। Which one of the following areas witnesses heavy torrential short duration rainfall accompanied by thunderstorm? ये बेसिकली किस चीज का है डायग्राम, पहले सो बताओ। टेम्परेट साइक्लोन बोलो, टेम्परेट साइक्लोन का है डायग्राम। टेम्परेट साइक्लोन में इसका, चलो पहले आंसर बताओ। सी, सम्राट भाग गया है ना, कपड़ा खरीदवा रहा लग रहा है, कमेंट नहीं कर रहे। सी या डी? देखो जो भी सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट है सो हिला हुआ है, सीधा सा बात। क्योंकि जब आपको टेम्परेट साइक्लोन हम पढ़ा रहे थे क्लास में, तो हमने आपको क्या बताया था कि टेम्परेट साइक्लोन का जो फ्रंट्स जो होता है, फ्रंट्स पे ही सबसे ज्यादा है सो दुर्घटना घटती है। बारिश होना, है ना, आंधी, उसके ऊपर बहुत तेज हवा आना, रेनफॉल होना, ये सभी कहाँ पे होता है? फ्रंट्स पे होता है। तो अगर ये टेम्परेट साइक्लोन का बात किया जाए तो ये जो है सो वार्म फ्रंट होगा। ठीक, वार्म फ्रंट है। ये जो है सो कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट। जब हम लोग वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो कोल्ड फ्रंट है वो स्टीप होता है, याद करो वो क्लास, और जो वार्म फ्रंट होता है थोड़ा जेंटल होता है। तो जो जेंटल होगा उसका है सो बहुत ज्यादा दूर तक है सो फैलेगा वो, तो ज्यादा दूर तक फैलेगा तो ज्यादा बारिश ज्यादा एरिया में करवाएगा, ज्यादा देर तक करवाएगा। तो जो वार्म फ्रंट होता है इस पे बारिश ज्यादा देर तक होता है, लेकिन जो कोल्ड फ्रंट होता है इसका स्पीड भी ज्यादा होता है, ये थोड़ा वर्टिकल भी होता है, तो इस पे जो बारिश होगा ना, कम समय में ही ज्यादा बारिश जो है सो खूब सारा पानी गिर जाएगा। हाँ, पहाड़ी ओरोग्राफिक जैसे होता है। तो कोल्ड फ्रंट भी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इसका जो है सो स्पीड है सो वार्म फ्रंट से ज्यादा होता है। दूसरा, कोल्ड फ्रंट का जो स्लोप स्टीप होने की वजह से बारिश जो है सो कम समय में ज्यादा बारिश करा देता है। ठीक, और इसके वजह से इसमें थंडर और लाइटनिंग बहुत ज्यादा होगा, है ना, कोल्ड फ्रंट में। तो हमेशा याद रखना कि टेम्परेट साइक्लोन में ए और डी अगर देखा जाए तो ए जो है सो वार्म फ्रंट है, ठीक है, डी जो है सो कोल्ड फ्रंट है। तो डी जो है सो ज्यादा आपको बिजली करकेगा, उसमें ज्यादा जो है आपको थंडर ये सब होगा, लेकिन रेनफॉल ज्यादा एरिया पे ये करवाएगा।
ये है सो कम एरिया पे कम समय में बारिश कराएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन। तो सवाल क्या पूछा है, जैसे ही देखो शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल, सीधा सीधा कोल्ड फ्रंट ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। और यही वजह तो है कि डी जो कोल्ड फ्रंट है, हमने क्या देखा था कि कोल्ड फ्रंट का स्पीड भी ज्यादा होता है, तो ये कोल्ड फ्रंट का स्पीड ज्यादा है तो ये क्या करेगा ना, ए को ओवरटेक करेगा वार्म फ्रंट को, और अल्टीमेटली वार्म फ्रंट को पूरा राइज करा देगा, तो ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाएगा और टेम्परेट साइक्लोन डाई आउट कर जाएगा। समझ में आ गया? तो ये है इसका टेम्परेट साइक्लोन का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 15, I think this is the last question. Tropical cyclone, Caribbean and Sea and Gulf of Mexico is called tropical cyclone. हरिकेन हो जाएगा। टाइफून भी कोई बोल रहे, टोर्नेडो कोई बोल रहे थे। टोर्नेडो जो है सो देखो, हाँ टोर्नेडो जो है सो हरिकेन से छोटा होता है, स्मॉल स्केल पे होगा, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। लेकिन सपोज कि यहाँ पे हरिकेन नहीं रहता, कुछ और ऑप्शन रहता तो टोर्नेडो करके आ जाते तो दिक्कत नहीं होता, है ना। सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और इसमें साइक्लोन से रिलेटेड जो है ना, हमने वो डिस्कस किया था। हाँ कुछ क्वेश्चंस छूटा हुआ था, जो कि आपसे वो लोकल विंड्स के बारे में 5-6 क्वेश्चन था कि जैसे कि चिनुक है सो कहाँ पे बोलते हैं, फोन कहाँ पे बोलते हैं, हरमैटन विंड्स कहाँ पे बोलते हैं, डॉक्टर विंड्स किसको कहते हैं, है ना। वो करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में जब किसी में होगा। वो कोई ज्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन बस लोकल विंड्स का नाम पे है बस वो सवाल। चिनुक कहाँ पे बोलते हैं बताओ? नॉर्थ अमेरिका में, है ना, जो प्रेरीज में जो विंड्स चलते हैं। हाँ हेलीकॉप्टर का भी नाम चिनुक है उसी से। उसके बाद देखो जो हरमैटन विंड्स है, ये अफ्रीका में सहारा डेजर्ट से कोस्टल अफ्रीका में आता है, डॉक्टर विंड्स उसको बोलते हैं, है ना। फोन जो है आपको यूरोप में है, एल्प्स के पास में चलता है ना। सिरोको जो है सो नॉर्थ सहारा से टुवर्ड्स मेडिटेरियन टुवर्ड्स इटली जाता है ना। उसके वजह से ब्लड रेन होता है। ब्लड रेन मतलब ऐसा नहीं कि खून का बारिश, ब्लड रेन का मतलब कि सहारा से जो है सो सैंड्स को कैरी कर देता है, बालू को, और उसकी वजह से जब बारिश होता है तो ऐसा लगता है कि पूरा बालू जो है उसमें, अब चूंकि बालू का सैंड का कलर वैसा ही है ना, ब्राउनिश रेडिश होता है, तो ऐसा लगता है कि ब्लड जो है सो ऊपर से आ रहा है, और काफी ज्यादा बालू कैरी कर जाता है ये सिरोको जो है। तो ये सब चीज बस वही सब क्वेश्चन था, वो किसी भी क्लास में ऐसा करवा देंगे, ठीक है। 15 का सी। अच्छा ये देखो कमेंट किया अभी, मतलब कि कहाँ हो भाई, चाय वाय पी रहे हो क्या बीच बीच में, है ना। क्लास देख रहा है, चलो चाय पी लेते हैं, है ना। अच्छा हाँ सर क्या डिस्कस करा था 15 पे, चलो, है ना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और दूसरा आज का यूट्यूब सेशन जो है इसका पॉलिटी का कुछ एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस किए थे, ज्वाइन किए थे। उसमें कितने लोग थे उसमें? अच्छा आंसर कौन कौन कर रहा था उसमें? क्या नाम, किस नाम? शिशिर। अच्छा लेकिन रेगुलर आंसर नहीं कर रहा था, 1-2 का ही आंसर हम देखे उसमें। अच्छा पढ़ाते हो कहीं पे? कौन से बच्चों को? मतलब अपना कुछ क्लास है या घर पे? कहाँ पे है? अच्छा कितने बच्चे हैं उसमें? ठीक है 9-10 का, वो लोग बोर्ड का, मतलब बेसिकली क्या सब सब्जेक्ट पढ़ाते हो उसमें? अच्छा सही है, बढ़िया है, गुड। बाकी तुम लोग भी ज्वाइन किए थे, कमेंट कर रहे थे, किस नाम से? अच्छा दीपक तुम ही हो? अच्छा वेरी नाइस, सारा सवाल सही जवाब दे रहे थे, वैसे हम देख रहे थे वहां पे। तुम भी ज्वाइन किए हो? काहे? अरे कर लिया करो, पॉलिटी का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस हो जाएगा वहां पे एमसीक्यूज के थ्रू। या फिर अगर ऐसे भी नहीं है तो क्लास के बाद भी उसको देख लो फॉरवर्ड करके थोड़ा सा, है ना। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, मंडे से मतलब नेक्स्ट वीक से जो भी शेड्यूल आपके पास जैसा पहुंचा होगा उस हिसाब से, हाँ तो वो देख लेंगे क्लास।